नमस्कार दोस्तों, मैं जगदेव एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ अपने चैनल जेस बाय जगदेव में। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कुछ प्रश्नों का सीरीज, और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हमें लगता है कि आगे भी इस प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। तो आइए दोस्तों, हम अपने क्लास का आगाज करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और फोर्थ नंबर सूरत विभाजन। तो आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। इसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब आइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई भाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। 19 मार्च 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था पंजाब के अमृतसर नामक शहर में। और जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो घटना है, इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन था। जनरल डायर, जिसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। चलिए आइए, बंगाली विभाजन आपका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, बंगाली विभाजन। अब इसको भी हम जान लेते हैं कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ कब। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन की घटना कब की है। ये 1905 की घटना है। ये 1905 ईस्वी की घटना है। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और वायसराय की अगर बात करें, वायसराय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन रॉलेट एक्ट, ये कब की घटना है। रॉलेट एक्ट ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया। जब यह पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे। अब इसको भी हम देख लें, तत्कालीन वायसराय कौन था भाई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के तत्कालीन वायसराय। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें ना तो कोई दलील होता था, ना कोई वकील होता था और ना ही कोई पेशकार होता था। भारतीय इतिहास में से काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। आइए देखते हैं डी नंबर ऑप्शन सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी की घटना है। और यह घटना इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि कांग्रेस पहली बार दो दल में विभाजित हुआ। पहला था गरम दल और दूसरा नरम दल। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। रास बिहारी बोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। और
इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हुआ, पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। नोट करिए। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार से क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में रहते ही हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है पटना, अगला ऑप्शन है रोहतास, तीसरा है गोपालगंज, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है वैशाली। पूछ रहा है क्या कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर आंसर की बात करें तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। अब बाकी ऑप्शन के ऊपर भी हम चलते हैं, देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। उसके बाद देख लेते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? न्यूनतम लिंगानुपात बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है? न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात है। अच्छा, अब देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये दोस्तों रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। न्यूनतम साक्षरता की बात करें, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यह है आपका पूर्णिया। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसका है भाई? सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना, सर्वाधिक जनसंख्या पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। आगे बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जब बिहार की बात हो ही गई है तो हम जान लेते हैं भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व यह है शिवहर का। शिवहर ध्यान रखिएगा, शिवहर बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जन घनत्व, न्यूनतम जन घनत्व ये आपका हो गया कैमूर का। कैमूर का न्यूनतम जन घनत्व कैमूर का है, नोट डाउन करिए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक जनसंख्या पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले का। चलिए उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा की बात करें या फिर बिहार कांस्टेबल की बात करें। किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम में ये जो है उस स्टेट का कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता ही मिलता है, इसलिए आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चंस। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। देखिए आमतौर पर पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। कौन नहीं होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन भाई? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राज्यपाल। राज्यपाल। सेकंड क्वेश्चन से राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला ऑप्शन से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये तीनों अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे आप। राज्यपाल जो है, राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य हो सकता है। कब हो सकता है? राज्यपाल। लिखेंगे नोट, राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य तभी होगा। सदस्य, राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य तभी होगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जब राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू, शासन लागू। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य तभी होगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अच्छा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राज्यपाल को देखिए, राज्यपाल, राज्यपाल से क्या है भाई? राज्यपाल, राज्यपाल अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल आप लिख सकते हैं प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, ये सब आप जानते होंगे। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री ये होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 163 के तहत, सॉरी अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य के एक मुख्यमंत्री होंगे अनुच्छेद 164 के तहत। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के तहत भारत का प्रधानमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, चलिए इसको छोड़ते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसका कोई उतना अहमियत दिखाई दे नहीं रहा है। प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री, देखिए कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रधानमंत्री को जो सलाह देने का काम करता है। प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट का प्रधान होता है, वो जो मंत्री होते हैं उस कैबिनेट में, वही कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत भारत का प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न से इतने सारे प्रश्न आप देखते रहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। चलिए आइए नोट डाउन करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? विकल्प की बात करें तो फर्स्ट नंबर विकल्प है आपका 2005 ईस्वी, 2005 ईस्वी। सेकंड नंबर है
4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009। थर्ड है 2004 और आगे है एक विकल्प 1990। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो 4 अगस्त 2009 से प्रभावी हुआ, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? आइए देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 ईस्वी से सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी से आया, 2001 ईस्वी से शुरू हुआ। 2005 की बात करें तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 ईस्वी, सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी। उसके बाद अगर मनरेगा, मनरेगा की शुरुआत भी 2005 ईस्वी में ही हुई। मनरेगा 2005। 1990 की अगर बात करें तो आपको याद आ रहा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत कब हुई? कब से? मानवाधिकार मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब से हुई? 1990 से, 1990 से। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब से हुई? 1990 ईस्वी से। मानव विकास सूचकांक का प्रस्ताव किसने दिया भाई? यह प्रस्ताव किसने दिया? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। उन्होंने ही मानव विकास सूचकांक का प्रस्ताव दिया और सन 1990 से पहली बार यह जारी की गई हमारे देश में। आइए, और क्या है? 2004 ईस्वी, इसका कुछ इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा है। 2004 ईस्वी। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और प्रश्न आपका छूट न जाए, इसलिए हम बड़ा गहराई के साथ हर एक प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, घूमता रहता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, घूमता रहता है। किसने कहा ये बातें? किसने कही? किसने कहा? किसने कहा कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है? चलिए ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका
नील बोर, नील बोर। सेकंड ऑप्शन है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। सेकंड ऑप्शन है जे जे थॉमसन। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका रोएंटजन, रोएंटजन, रोएंटजन। और आखिरी ऑप्शन है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग इसका आंसर जे जे थॉमसन मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा नील बोर। इसका आंसर होगा नील बोर। अब नील बोर भाई कौन थे? नील बोर, नील बोर, नील बोर डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे। नील बोर डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। नील बोर डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, डेनमार्क के एक भौतिकी वैज्ञानिक, डेनमार्क के एक भौतिकी वैज्ञानिक। जे जे थॉमसन की बात करें तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन साहब ने, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे जे थॉमसन साहब ने। उसके बाद अगर रोएंटजन की बात करें तो रोएंटजन, इन्होंने एक्स रे का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार, हाँ, एक्सरे का आविष्कार किया रोएंटजन साहब ने, रोएंटजन ने। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। रोएंटजन एक्सरे का आविष्कार उन्होंने किया और भौतिकी का प्रथम नोबेल रोएंटजन साहब को ही दिया गया। भौतिकी का प्रथम नोबेल रोएंटजन साहब को ही दिया गया। तो इस प्रश्न से आप इतने सारे आंसर देख सकते हैं। हो सकता है प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया हो कि परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, ये नील बोर वाला। आगे आपसे पूछ दे नील बोर कहाँ के भौतिक वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, एक्सरे का आविष्कार कौन किए, रदरफोर्ड की खोज, सॉरी नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने। उसके बाद और चलिए प्रोटॉन को देख लीजिए, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो प्रोटॉन को भी देख लीजिए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक साहब ने। एक पूछता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, इसको भी आप लिख लेंगे, पाउली, न्यूट्रिनो की खोज पाउली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शंस, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है महादेवी वर्मा। अगला है दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर। 3 नंबर विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। सी नंबर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। चलिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद एक विख्यात उपन्यासकार थे जिन्होंने कई उपन्यासों की रचना की। अगर इनके उपन्यासों के बारे में बात किया जाए तो इनके उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास आप देखें तो सेवा सदन, गब्बन, गोदान, रंगभूमि, उसके बाद रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। सेवा सदन, गब्बन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। और इनका एक प्रसिद्ध नाटक जो बहुत विख्यात हुआ, प्रसिद्ध नाटक कफन। सेवा सदन, गब्बन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। आगे अगर हम देखें, नोट करिए इसको, यदि आगे हम देखें तो हम देखते हैं महादेवी वर्मा, यामा के लेखक, महादेवी वर्मा। यामा जो कि इनकी चर्चित रचना है। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, दिनकर की बात करें तो उर्वशी दिनकर की रचना है। और दिनकर साहब की रचनाओं में उर्वशी सबसे महत्वपूर्ण था दिनकर साहब की रचनाओं में। वैसे दिनकर साहब बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात किया जाए तो झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी।
झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, अगर दिनकर साहब की बात किया जाए तो दिनकर साहब से एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिनकर साहब का जन्म कहाँ हुआ। तो भाई इनका जन्म बिहार में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में। दिनकर साहब का जन्म सिमरिया बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय जहां पर है आपका कांवर झील बेगूसराय। चलिए, चलते हैं आगे। आज ये अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। क्वेश्चन था 7 नंबर। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। भाई कौन सा राज्य विस्तारित है। ए नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन के बिना काम चलने वाला नहीं है। असम, मणिपुर। थर्ड नंबर है नागालैंड और अगला है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न देखो और ऑप्शन टिक करो। अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो काकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई। अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड। तो नागालैंड से आप जानते हैं, नागालैंड जहां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का उत्सव है। नागालैंड का उत्सव है। जहां की राजकीय भाषा क्या है भाई, अंग्रेजी है। जहां की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, राजकीय भाषा नागालैंड की अंग्रेजी। अगर मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर यहां पर आप देखेंगे किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, मणिपुर में है राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। अगर असम की बात करें तो असम सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत में, असम राज्य में। असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद असम से और क्या है भाई, असम आप देख सकते हैं यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम में है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप
विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ? असम में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। चलिए, इस प्रश्न से कितने सारे प्रश्न, एक ही प्रश्न से देखिए कितने सारे प्रश्न निकल रहे हैं। तो ये हुआ भारत का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है और क्या, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे बाद में सूर्यास्त। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? गुजरात में। चलिए, और अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और कुछ नहीं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांग, अरुणाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन से, यदि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए, यदि वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए, 3 गुना बढ़ जाए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 3 गुना, सेकंड है 6 गुना, थर्ड है 9 गुना और फोर्थ क्या है 27 गुना, 27 गुना। अब देखिए, अब ये रखने वाला प्रश्न तो है नहीं कि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो भाई इसको तो बनाना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल हो गया। तो आइए देखते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? किनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहां m मास और v वेग। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए, किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब प्रारंभ में गतिज ऊर्जा जब क्या है, वेग 3 गुना बढ़ जाए तब गतिज ऊर्जा। तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। वेग को 3 गुना बढ़ा देने पर, हम देखते हैं वेग को 3 गुना बढ़ा देने पर, वेग को 3 गुना बढ़ा देने पर, वेग को 3 गुना बढ़ा देने पर, वेग को 3 गुना बढ़ा देने पर वेग कितना हो जाएगा? वेग हो जाएगा 3v। वेग को 3 गुना बढ़ाए हैं। अगर m बराबर मास, v बराबर वेलोसिटी, अगर v को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेग हो जाएगा कितना? 3v। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा?
मास में कोई परिवर्तन नहीं। गतिज ऊर्जा अब हो जाएगा कि 1/2 m v स्क्वायर यानी कि 3v स्क्वायर, 1/2 इंटू m इंटू 3v स्क्वायर यानी कि 9v स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, अब आप कर दीजिए कितना गुना बढ़ रहा है, 1/2 m 9v स्क्वायर और बटे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर खत्म, 1/2 से 1/2 और आंसर हो जाएगा 9 गुना। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 गुना। ये वृद्धि बढ़ जाएगा यानी वृद्धि, आपका वृद्धि जो हो गया 9 गुना, 9 गुना की वृद्धि हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है भाई, सिराजुद्दौला की हार। 8 नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार। सिराजुद्दौला की हार, सिराजुद्दौला की हार युद्ध में, डैश युद्ध में हुई। सिराजुद्दौला की हार डैश युद्ध में हुई। विकल्प है आपका ए नंबर बक्सर, बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। थर्ड नंबर है प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। और फोर्थ नंबर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई? तो भाई आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई? पहले देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ कब। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 की घटना है, 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। ये दो पक्षों के बीच लड़ा गया। पहले पक्ष में थे आपके प्लासी के युद्ध में, एक पक्ष में थे अंग्रेज और दूसरे पक्ष में नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला अपने ही सेनापतियों के धोखाधड़ी के कारण इस युद्ध में पराजित हुआ और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी कहाँ है? प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान, प्लासी युद्ध का मैदान, प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। प्लासी किस नदी के किनारे है? प्लासी किस नदी के किनारे है? प्लासी किस नदी के किनारे है? किनारे है भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। अब देखिए बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ आपका 1764 में। अंग्रेज सेनापति सर हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं किसके साथ लड़ी?
सर हेक्टर मुनरो के साथ जो अंग्रेज सेनापति थे, और दोनों में घमासान हुआ और लास्ट में कौन पराजित हुए? ये तीनों की संयुक्त सेनाएं पराजित हुई और सर हेक्टर मुनरो की विजय हुई। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया इस युद्ध में, और क्या, और कुछ नहीं। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न है अब आपके सामने, 10वां और आखिरी प्रश्न। 10वां और आखिरी प्रश्न, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? 10th नंबर, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? बल एवं ऊर्जा। बल एवं ऊर्जा। बी नंबर है बल एवं त्वरण। बल एवं त्वरण। बल एवं त्वरण। सी नंबर है वेग एवं चाल। वेग एवं चाल। और डी नंबर है वेग एवं दूरी। वेग एवं दूरी। अब इस प्रश्न को देखिए, पूछता है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। मात्रक समान की बात कह रहा है, तो मात्रक समान किसका किसका होगा? आंसर जल्दी बताइए। चाल एवं वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग एवं चाल का मात्रक दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। बल एवं ऊर्जा, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, भाई हर लोग जानता है, बच्चा जानता है। ऊर्जा का मात्रक है जूल। त्वरण का मात्रक, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग एवं दूरी, वेग का आप देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी का मीटर। ये इन भौतिक राशियों के मात्रक थे, नोट करिए। चलिए, तो यहीं पर साथियों आज का क्लास हम खत्म करते हैं, आपसे हम विदा लेते हैं। मैंने आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं लाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस लाऊंगा, चाहे वो आपको देखने में इजी लगे या फिर मॉडरेट लगे या हार्ड लगे, जो भी हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया, हमें लगता है कि और ज़्यादा लंबा हो जाता अगर 20 क्वेश्चंस को लाते तो, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहेंगे। तो बाकी यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।